तो इस नदी के जो बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं हैं उसमें अंदर हम घुस रहे हैं। जानवर जरा भी हरकत में आ गए तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं हमारे लिए। देखिए, ये एक इतना खतरनाक जर्नी है ना जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हर कदम जो है वो आपका इतना अंदर धंस जा रहा है कि वहां से आगे जो है आपका बढ़ना इम्पॉसिबल है। कसम से अब चलना जो है इट हैज बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी। कैसे मैं कर रहा हूँ मुझे ही पता है। खींचो खींचो जा जल्दी। अरे यार पकड़ो इधर। अरे जल्दी खींचो यार। खींचो 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 खींचो। अरे आप आओ यार, छोड़ो कैमरा। बी केयरफुल भाई, बहुत मुश्किल है। उठाओ भाई, खींचो इनको। इससे आगे नहीं जा सकता। ले 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 खींच ले। ये रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका है। भाग भाग भाग, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ मत करो। इस वक्त एक कदम चलने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची है और सिवाय चलने के कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। अजीब सी चीज दिखती है जंगल के अंदर में, जो ये बोलते कि ये क्या है। आप हमको वहां ले चलिए, प्लीज लेके चलिए, प्लीज लेके चलिए। भाई मैं कह रहा हूँ वो बब्बर शेर की मूंछ से खेलने वाली बात हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि हमें उतरना है वहाँ पे। शुरू भाई वहां लाइट दिखी है। हाँ देखिए 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 देखिए। अरे यार लाइट तो बंद रखो, दिखेगी कैसे ऐसे। इसी रोशनी से जुड़ा है धरती का एक ऐसा रहस्य जिसका सदियों से किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और उसी दैवीय रोशनी को तलाशने हम भी निकल पड़े थे एक खतरनाक, बहुत खतरनाक सफर पर। वीराने की दिल दहला देने वाली खामोशी और नदियों की एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें इंसान एक बार फंसा तो समझो फंसता ही चला गया। ओह गॉड, अरे यार चोट लग गई, अब नहीं चला जा रहा है। आज की कहानी दिल को मजबूत बनाकर देखिए, हर तस्वीर को आंखें खोल कर देखिए, क्योंकि आज सामने आने वाला है देवलोक की एक ऐसी रोशनी का रहस्य जिसमें पूरी दुनिया सैकड़ों बरसों से उलझी है। आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी देश के एक ऐसे जंगल की है जहां सदियों से एक रहस्य कायम है। यह रहस्य है एक अनजान रोशनी का। कहते हैं रात के वक्त जंगल में एक रोशनी चमकती है, ऐसा लगता है मानो दूर कहीं एक विशालकाय ज्योत जल रही है। उस रोशनी के साथ एक अजीब सा दावा जुड़ा है। कहते हैं वो चमक
देवलोक की है जो कुछ देर चमकती है फिर जंगल में कहीं गुम हो जाती है। केवल इतना ही नहीं, जिसने भी रोशनी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की या उसका पीछा किया, वो शख्स जंगल से जिंदा नहीं लौटा। लेकिन हम रोशनी का पीछा करने जंगल में निकल गए। हमारी टीम 4 दिन तक भटकती रही और इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। कोई इसे दैवीय रोशनी कहता है तो कोई घोस्ट लाइट, खबरों की दुनिया में इसे एलिया लाइट के नाम से भी जाना जाता है। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। उस रहस्यमयी आसमानी रोशनी को लेकर लोगों के पास केवल खौफ की कहानियां हैं। ये कोई मछुआरे हैं जिनकी डेथ हो गई होगी और उनकी सोल जो घूमती भटकती रहती है वो लाइट के तौर पर ऐसे एक दिखती है। कुछ अनहोनी हो भी सकता है, इसीलिए मतलब हम लोग को मना किया कि वहाँ मत जाओ। सुने हो कम से कम नहीं दिखाई दिया तो चले आओ, हाँ रिस्क मत लो। सुंदरवन के घने जंगलों में वो रोशनी क्यों चमकती है, कैसे चमकती है, चमकने के बाद कहां गायब हो जाती है? ये कोई दैवीय चमत्कार है या कुछ और? सैकड़ों साल से ये पहेली अनसुलझी पड़ी है। हमने रोशनी के उस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया और पहुंच गए दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल सुंदरवन में। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हो? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका डर लोगों के जहन में इतना बैठ जाए कि वो बाघ की बात ना करके उसकी बात करें? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और बोट के इस तरह के सफ़र मैंने बहुत किए हैं और आपको दिखाए भी हैं, लेकिन ये उन सारी सफ़र से, उन सारी जर्नी से सबसे अलग है, क्योंकि हम दुनिया के उस इलाके में हैं जो अपनी तरह का दुनिया का एक लौता इलाका है। मैं बात कर रहा हूँ सुंदरबन की, यानी वो जगह जहाँ खारे पानी में एक ऐसा जंगल बसा हुआ है जहाँ पर बसता है हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक जानवर, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन हम आज एक खोज में निकले हैं, वो खोज जिसका जुड़ाव शेर से तो है, लेकिन शेर से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी चीज से है जिसे जो भी देखता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या है वो चीज और आखिर उसकी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हम इस गहरे पानी में उतरे हैं। लेकिन खतरे की गहराई का हमें अंदाजा नहीं था। चारों तरफ नदियों की भूल भुलैया, जमीन पर उतरे तो मौत का दलदल, पानी में रहे तो खतरनाक मगरमच्छ का खौफ और जंगल में गए तो रॉयल बंगाल टाइगर का काला साया। जिसके लिए हमने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता के सुंदरवन तक का सफर तय किया। लेकिन हमारा असली सफर शुरू होता है कोलकाता से, जहां से सुंदरवन 100 किलोमीटर दूर था। दिव्य रोशनी की खोज में हमें सुंदरवन के आखिरी गांव में जाना था, जिसमें हमारा पहला पड़ाव था गोड़खाली टापू। गोड़खाली में हमारे लिए कुछ नहीं था। थोड़ी देर आराम के बाद हम गोड़खाली से आगे बढ़े। सुंदरवन छोटे छोटे टापुओं का इलाका है, चारों तरफ पानी ही पानी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। किनारे पर सुंदरवन का घना जंगल दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद बाघों का इलाका शुरू हो गया। यहां पानी में मगरमच्छ भी देखे जाते हैं, यानी जंगल करीब होने के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। नाविक ने बताया कि हम अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं।
तो इस नदी के जो बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं हैं उसमें अंदर हम घुस रहे हैं। अब आप देखिए कि कितनी छोटी सी ये धारा है और दोनों तरफ वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो जड़ें बाहर निकली हुई हैं, बहुत ही चिकनी मिट्टी है और इसके बीच में ये छोटी सी जलधारा है जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर अब पानी की 2 जलधाराएं हैं और आप देखिए आपको दोनों जलधाराएं दिखाई देंगी अलग अलग, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है और हम लोग उसमें से बीच में से जा रहे हैं। ये देखिए कितना अजीबोगरीब मंजर है, ये मंजर शायद ही आपने कभी देखा हो और मेरे लिए भी ये बेहद चौंकाने वाला मंजर है। और आप मिट्टी का हालत देखिए, आप सिर्फ इस मिट्टी को देखिए कि कितनी सॉफ्ट है, मतलब आप उंगली रखिए और उंगली अंदर चली जा रही है, ये हालत है यहाँ पर इस मिट्टी की। अब हम सुंदरवन के उस हिस्से में थे जहां उस दैवीय रोशनी के देखे जाने का दावा किया जाता है। यहां एक अजीब सा सन्नाटा था। इस वक्त हम इस धारा के उन 2 बैंक्स यानी उन 2 किनारों के बीच में हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है बाघ की। और ये जंगल का वो एरिया है जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता, अमूमन कोई भी आम आदमी इस तरफ नहीं आता और हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की मदद से, इन लोकल्स की मदद से। और इसी वजह से बहुत ही धीमे हर काम करना है, बिल्कुल शोर नहीं करना है किसी भी चीज़ में, क्योंकि जानवर ज़रा भी हरकत में आ गए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं हमारे लिए। देखिए ये एक इतना ख़तरनाक जर्नी है ना जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये लाइट्स एक कशिश की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। और क्या ये वही कशिश है जिसके बारे में लोग बात करते हैं और गायब हो जाते हैं, पता नहीं। हर तरफ जंगल और दलदल था, लेकिन रहस्यमयी रोशनी की पड़ताल के लिए दलदल में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जो हमारे नाविक हैं ये हमें साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर जा रहे हैं, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता। इनका तो कहना ये है कि वहाँ इस तरह की दलदल है कि आदमी कदम रखता है और सीधा अंदर धंस जाता है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं एक बार जाके ज़रूर देखूँगा। नाव में बढ़ने ले एकदम चलना मुश्किल है और ये देखिए ये मिट्टी इतनी चिकनी है कि पैर सीधा अंदर धंस जा रहा है। कैसे वहां तक पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन जाना तो है। चलो जी। दलदल में चंद कदम चलते ही एहसास हो गया कि नाव वाला किस खतरे से आगाह कर रहा था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अंदर ही चला जाऊंगा। किधर उधर? बाघ और मगरमच्छ के बाद दलदल सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन हमें हर कीमत पर आगे बढ़ना था। बहुत थोड़े लोग जो यहाँ पर आते हैं उनका ही दावा है कि उन्होंने यहाँ पर उस लाइट को देखा, और जिसने भी उस लाइट का पीछा करने की कोशिश की, यानी जो भी उस रोशनी के पीछे गया, वो कभी भी वापस नहीं लौटा। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि भाई हो सकता है उनको बाघ ने खा लिया हो सकता है उनको मगरमच्छ ने खा लिया हो सकता है इसी तरह की किसी दलदल में वो समा गए हों। ये रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका है। मुझे हर आदमी यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप उस रोशनी की तलाश में कहीं उन आँखों की चमक में मत खो जाइएगा जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, यानी कि वो शेर जिसको देखने के बाद बड़ों बड़ों की घिग्गी बन जाती है। कोई भी उसके सामने आने के बाद अपने आप को पहचान नहीं पाता है। हम बाघ और रोशनी के रहस्य में खोए चले जा रहे थे।
अचानक तभी अरे यार पकड़ो इधर। अरे जल्दी खींचो यार। अरे आप आओ यार, छोड़ो कैमरा। देख रहा हूं मैं पूरा अंदर जा रहा हूं, आप शूट करने में लगे हो यार। क्या था ये? उठाओ भाई, खींचो इनको। इससे आगे नहीं जा सकता। ले खींच ले। खींचो, ले चलो इनको और जंगल में। इससे आगे नहीं जा सकता मैं। एक कुछ सहारा लो। पानी पियो। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मिट्टी अंदर खींच रही है। पहले मेरा पैर यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पहुँचा और फिर एकदम से पूरा पैर अंदर जाने लगा। मेरी समझ में ही नहीं आया कि आगे और भी होगा ऐसा क्या? इधर और है। ये समझेंगे भी नहीं। गॉड, चलो। इट्स इम्पॉसिबल। आई शुडंट हैव डन दिस। ये मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने किया है और अब मैं उस हालत में हूँ कि मेरे पास वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। चलो। यहां दलदल हर वक्त निगलने के लिए तैयार बैठा रहता है। वो बस आपके एक गलत कदम का इंतजार करता है। कितना भी सजग रहें, ये दलदल बार बार गलती करने के लिए मजबूर करता है। Oh God, oh God, oh God, oh, अरे यार चोट लग गई, अब नहीं चला जा रहा। ये अब शूट नहीं रह गया, ये अब उससे ज्यादा हो गया। मतलब अब मैं हार चुका हूँ सीरियसली। इतनी बुरी हालत मेरी जीवन में कभी नहीं हुई। मैं सुनता ही था कि यहाँ पर दलदल हर किसी को हरा देती है, और मैं वाकई आपको बताऊं, इस दलदल ने मेरी हिम्मत तोड़ दी है। इस वक्त एक कदम चलने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, और सिवाय चलने के कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उस रहस्यमयी रोशनी से जुड़ा एक भी निशान अभी तक नहीं मिला था। थकान से हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम का वक्त हो रहा है, झुरमुट होने लगा है, बिल्कुल वो वक्त जब सूरज ढलने लगता है। और ऐसे वक्त में अब जंगल में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अब तक तो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा था आपका पाँव कहाँ पड़ रहा है, और उसमें भी मैं एक बार मरते मरते बचा हूँ। यकीन कीजिए, मतलब इतनी करीब से मैंने मौत को महसूस शायद पहले कभी नहीं किया था। बहुत सारे लग रहा है ये हमको जाने नहीं देगा। तभी एक आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। बाघ, 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो, उधर से निकलो। बाघ, अब इनको वाकई बाघ दिखाई दिया है या इनका वहम है, ये चेक करने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं चेक करना चाहता हूँ। जो भी है, हमें यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। चलिए। शाम होते ही जंगल में बाघों की हलचल बढ़ जाती है। अब हमें कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना था। बाघ से बचते बचाते जब किनारे तक पहुंचे, तब एक बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सब कुछ ज्वार की वजह से होता है, हाई टाइड और लो टाइड पर आधारित है। अब पानी इतना कम हो चुका है कि बोट पीछे चली गई है, और जहाँ अभी बोट से गए थे वहाँ हमको पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस इतने कम पानी में
बोट नहीं चल सकती। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो है वो इस पे ज्वार पे टाइड पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से आपको अपना काम करना पड़ता है। तो बाघ के खतरे के बीच एक एक पल भारी पड़ रहा था। जल्द से जल्द नाव तक पहुंचना जरूरी था। देखिए शाम का वक्त हो गया है और अब उस हालत में मैं नहीं हूं कि इस सफर को कतई भी जारी रखूं। और खैर मेरा होना ना होना तो एक अलग बात। देखते हैं कोई कर पाता है या नहीं। चल फिलहाल तो लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन इतना अंदाजा लग चुका था कि इस जंगल और खतरनाक दलदल में उस दैवीय रोशनी की तलाश जान दांव पर लगाने के बराबर है। लेकिन हम भी सुंदरवन में कुछ ठान कर ही आए थे। आधी हकीकत आधा फसाना। सोचिए, अगर रास्ते इतने खतरनाक हैं तो मंजिल कितनी हैरत अंगेज होगी। सुंदरवन का यह सफर हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, लेकिन असली चुनौती तो अब आनी बाकी थी, क्योंकि देवलोक की उस रहस्यमय रोशनी को देखने के लिए अब हमें रात के अंधेरे में जाना था, वो भी कुछ ऐसे रास्तों पर जिन्हें हम क्या, वहां रहने वाले लोग भी नहीं जानते। ফুলের মধু গো দেব তোমায় বধু গো কেওড়া গোরান সুন্দরী বান নানা ফুলের মধু আছে दैवीय रोशनी की तलाश में उस खतरनाक दलदली जंगल में अब हमें रात के वक्त जाना था। वहां के हर खतरे से निपटने की तैयारी करनी थी, जिसके लिए हमें एक शख्स से मिलने के लिए कहा गया। राजेश सुंदरवन के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, जो यहां एक लंबा समय गुजार चुके हैं। राजेश से सुंदरवन की एक ऐसी कहानी सुनने को मिली जिसमें बाघ, जंगल, एक देवी और उस रोशनी की एक पौराणिक दुनिया बसती है। कभी कभार मुझे एक हेलो दिखाई देता है, ग्रीनिश हेलो दिखाई देता है जंगल के ऊपर, और मैंने बहुत बार इस बारे में सोचा है और बात भी की गांव वालों से कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है। तो उनके पास कोई तसल्लीदायक कोई वो नहीं होता एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जिस जगह से वो लाइट आ रही होती है वहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं है और वो शिफ्ट होता है, लेकिन एट अ टाइम शिफ्ट नहीं होता है। मैंने उसको कभी इस तरफ देखा है और कभी इस तरफ देखा है। तो इस तरफ जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अच्छा यहाँ गोसाबा आइलैंड है तो शायद यहाँ पे वहाँ की रोशनी होगी, लेकिन अब जब आपने इस पे रोशनी डाली है, इस रोशनी पे, तो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, ये फेनोमेनन जिसके बारे में नहीं पता है हमें ज़्यादा कुछ। यहाँ जंगल की एक देवी के बारे में जानकारी मिली, बोनो बीबी। कहते हैं बोनो बीबी की पूजा के बगैर कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाता। तो लेजेंड ये है कि बोनो बीबी के पिताजी अरब में कहीं थे, राजा थे, उनको सपना आया था, वो भी स्पिरिटेड बीइंग थे, उनको सपना आया था कि सुंदरबन नाम की एक जगह में, जो कि पता नहीं कितना दूर है अरब से, यहाँ पे बाघ जो है इंसानों को सता रहा है। तो बोनो बीबी फिर आई, उनके साथ आए शाह जंगली जो उनके भाई थे, इन दोनों को भेजा गया यहाँ पे काफ़ी उन दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ और बाद में दक्षिण राय जो है वो टाइगर, मेटाफोरिकली वो समझ लिए दक्षिण राय का उनका कैरेक्टर है, उसके संग में बोनो बीबी और शाह जंगली की लड़ाई हुई। बाद में ये बॉर्डर बांटा गया कि बाघ जो है वो गांव के तरफ नहीं आएगा और गांव वाले जंगल के तरफ नहीं जाएंगे। जब भी ये ब्रीच होगा तो एक्सीडेंट होगा, तो उसके लिए दोनों एक दायित्व नहीं है, जो जाएगा वही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। बोनो बीबी और बाघ से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक जंगल रोशनी दिखती है। हमने सोचा क्यों इस कहानी को परखा जाए।
शहद जमा करने वाले जंगल के इस कानून को रोज तोड़ते हैं। हमने शहद जमा करने वाले उस शख्स को खोज निकाला जिसे वो रोशनी एक बार दिखी थी। उस शाम को बोट लगा के हम रुका है, रात में देखा कि जो एक लाइट निकला नदी का, जो मैंग्रोव है ना, मैंग्रोव का ऊपर एक लाइट देखा। लाइट देख के हम उधर एक तो डर लगा। रात में हमें भी उस रोशनी की तलाश करनी थी। सोचा क्यों ना भोला के साथियों के साथ जंगल से शहद जमा करके हम भी जंगल का कानून तोड़ें। और इस काम की शुरुआत हुई बोनो बीबी की पूजा से। खड्गधारिणी चंडी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। पौराणिक कथा के मुताबिक शहद जमा करना मतलब जंगल का कानून तोड़ना। इसके बाद ही रात में दिव्य रोशनी दिखने की मान्यता पूरे सुंदरवन में। हम भी उसी मान्यता को परखने जा रहे थे। यहाँ पर उतरना है, यहीं पे उतरना है। तो फाइनली वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हनी कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि मधुर चाक किया जाएगा, शहद कलेक्ट किया जाएगा। जंगल आ गया है, जंगल में चलते हैं अंदर। मिला चाक? मिला? हाँ मिला मिला मिला। मिल गया? किधर? इधर। कॉल में आग लगा दी गई है और अब इस आग के जरिए उस मधुमक्खी के छत्ते को उतारा जाएगा। बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा आप देख रहे हैं कि मैंने अपने आप को किस तरह से ढक लिया है। शरीर का हर वो अंग जो खुला हुआ है उसको पूरी तरह से ढक कर यहाँ पर रहना है। आप अगर तारों के बीच क्या बात है। हाँ शहद जमा करके हमने जंगल का एक कानून तोड़ा था। अब बारी दूसरा कानून तोड़ने की थी। मछुआरे पानी में महीनों महीनों बिताते हैं और इस पानी में उन्हें जगह जगह वो रोशनी दिखाई देती है। मान्यता ये है कि क्योंकि आप मछली पकड़ने जाते हैं, क्योंकि आप जंगल का कानून तोड़ते हैं, तो उन खतरों का सामना आपको करना पड़ता है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यही है कि हमें वो रोशनी दिखाई दे। हम उस दिव्य रोशनी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसीलिए मछली पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जाल डाल के मछली पकड़ सकें और कोई भी वो काम करें जिससे हमें उस रोशनी का थोड़ा भी आभास हो सके। ये सब करते करते शाम हो गई और दैवीय रोशनी की तलाश में रात के वक्त फिर से उस वीरान दलदली जंगल में जाने का वक्त हो गया। रात में एक एरी साइलेंस है, चारों तरफ बिल्कुल घुप अंधेरा और सन्नाटा है। अब रात में इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जाना खतरनाक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ शेर है, बाघ है, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। लेकिन
वो लाइट, वो दिव्य लाइट जो लोगों को दिखाई देती है वो रात में ही दिखाई देती है, क्योंकि रात में रोशनी नहीं होती और जगह जगह वो लाइट दिखाई देती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर जाएं। इस बोट के ज़रिए हम मैंग्रोव फॉरेस्ट में अंदर जाएंगे, उन छोटे छोटे चैनल्स में जो छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर, उनमें अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है या नहीं देता है। कम हम एक बार फिर उसी वीरान जंगल में जा रहे थे जहां दिन के उजाले में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन दैवीय रोशनी की तलाश में अब रात में जाना था। इस इलाके में मैं दिन में भी आया था, या इसी तरह का इलाका रहा होगा क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं। तो इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत ये, इकोसिस्टम दुनिया में अपनी तरह का इकलौता इकोसिस्टम है। जहाँ पे भी रिवर डेल्टा बनती है वहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता है। अब आप देखिए यहाँ पर पौधे भी मौजूद हैं, समुद्र पानी भी मौजूद है और इसी में आप सफ़र कर रहे हो। ये अपनी तरह का इकलौता इकोसिस्टम होता है जहाँ पे समुद्री पानी के अंदर रेत में इस तरह के पौधे उगते हैं, इस तरह के पेड़ उगते हैं और यही इस इलाके को इतना ख़ास बनाता है। सुंदरवन में रात के वक्त अकेले जाना जानलेवा साबित हो सकता है, लिहाजा दूसरे किनारे से हमारे एक साथी भी साथ हो लिए। अगर इस घुप अंधेरी रात में हम एक बोट पे सवार होके इस जंगल में आने की हिम्मत कर पाए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, नाम शेरू है और काम से। मुझे बताइए शेरू भाई, आप हम यहाँ आ तो गए लेकिन किस तरह के खतरे होते हैं यहाँ पर? मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, बाघ की बात करूँ, यहाँ तो सबसे पहले सबसे खतरनाक जानवर जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि सब स्पीशीज मिला के भी अगर आप उनकी ताकत की बात करें तो सबसे खतरनाक हमारा रॉयल बंगाल टाइगर कहलाया जाता है। वो खतरनाक इस कदर है कि वो पानी से भी जंप कर सकते हैं। हम जैसे बोट बार बार इधर उधर देख रहे हैं, बार बार आप नजर दौड़ा रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो उनका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ। और अगर हम पानी में भी गिरे तो यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ है। हाँ। जो कि हमसे भी हाइट में बड़े और मोटे तगड़े हैं। अच्छा। तो यही है कि हमें उनको नजर में रखना होगा और अपना काम भी निकालना होगा एट द सेम टाइम। हम एक बार फिर सुंदरवन के संकरे चैनल्स वाले इलाके में पहुंच चुके थे। ओह, अब तो आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। पानी का इतना सा चैनल है और आप संभल के खड़े होइएगा भाई, आप भी कहीं पे भी सर टकरा सकता है, बहुत ध्यान से। रात के वक्त सन्नाटे में जंगल का वीराना और भी खतरनाक लग रहा था। लोग बताते हैं कि वो रहस्यमयी दैवीय रोशनी दूर जंगल में थोड़ी ऊंचाई पर हल्की सी टिमटिमाती दिखती है। इसलिए हम ध्यान लगाकर हर तरफ देख रहे थे, कभी जंगल में झांकते तो कभी निगाहें आसमान में टिक जाती। कहते हैं वो रोशनी बहुत ही हल्की होती है, कैमरे की लाइट में भी देखना मुश्किल होगा। तो हमने कई बार कैमरे की लाइट बंद की। हम इस खतरनाक जंगल में 2 बार आए, 2 बार जंगल का कानून भी तोड़ा, तमाम खतरे उठाए, इसी उम्मीद में कि रात में कहीं न कहीं वो लाइट जरूर दिख जाएगी। रात गुजरती जा रही थी, थोड़ी निराशा बढ़ी, लगा शायद आज भी हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। हम लौटने के बारे में सोच रहे थे, फिर उस रहस्यमयी रोशनी को देखने की उम्मीद में आखिरी बार कैमरे की लाइट बंद की। तभी हमें कुछ दिखा। शुरू भाई वहां लाइट दिखी है। हाँ। देखिए 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 देखिए। हाँ। अरे यार लाइट तो बंद रखो, दिखेगी कैसे ऐसे? आप हमको वहां ले चलिए, प्लीज लेके चलिए, प्लीज लेके चलिए। भाई मैं कह रहा हूँ वो बब्बर शेर की मूंछ से खेलने वाली बात हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि हमें उतरना है वहाँ पे उस लाइट की तलाश में। उतरना तो पड़ेगा सर, ले चलिए, 2 मिनट की बात है। देखिए वहीं पर दिखा था मुझको, बहुत करीब है, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। ये जंगल का एरिया ही है ना। काका बोट लगाओ, काका आशो, काका लगाओ बोट। वो रोशनी लगातार हमें अपनी तरफ खींचे जा रही थी।
टाइगर का खतरा होने के बावजूद रात के सन्नाटे में खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाए। देखिए जंगल में अंदर भी आ गए, मुझे लाइट दिखी थी। आई कैन स्वेयर ऑन दैट, मतलब मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि मैंने एक हल्की सी रोशनी देखी थी। क्या थी मुझे नहीं पता। फिर भाई वो जंगलों का खेल है भाई, वो जंगल अभी खेलेगा हम लोगों से। हम इस लाइट की तलाश में है जो सदियों से कहानी में चला आ रहा है भाई, पर हम खोजेंगे जब तक वो दिखेगा नहीं हमें, और पूरी कोशिश रहेगी हमें। जंगल तो खेलेगा, लेकिन अब तो यहाँ तो हालत ये हो रही है कि मतलब कदम भी उठाना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। ये वो लाइट हमें दोबारा नहीं दिखी। रात में खतरा बढ़ता जा रहा था। शेरू लगातार बाघ के हमले को लेकर आगाह कर रहा था। मुझे लगता नहीं कि अब बहुत सेफ है यहाँ से आगे जाना। मतलब रोशनी मैंने देखी थी, एंड बड़ी बात यह है कि अगर मैं आगे जाऊँ भी तो मैं करूँगा क्या। ज़्यादा बेहतर है कि कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो इस बारे में जानते हों, कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो हमारी मदद कर सके, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, और उनको इन्वॉल्व करके इस बारे में पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर वो था क्या। चलिए वापस चलते हैं बोट की तरफ, क्योंकि इतनी रात में यहाँ पर जंगल में रुकना इट्स इम्पॉसिबल। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, देखना ज़रूर चाहता था, वही कोशिश की। बट समहाउ ये भी अंदाज़ा है कि मैं अपने साथ साथ दूसरों की जान भी ख़तरे में डाल रहा हूँ। इस वजह से इसको यहीं छोड़ दिया है, लेकिन कल कुछ और लोगों के साथ इसको आगे जारी रखेंगे, और दुआ यही रहेगी कि जो आज दिखाई दिया वो कल भी दिखाई दे। जिस रोशनी की तलाश में हम 2 दिन से सुंदर वन में दर दर भटक रहे थे, वो चंद सेकंड के लिए हमारे सामने आई और पता नहीं कहां चली गई। शायद इसीलिए कोई उसे दैवीय रोशनी कहता है तो कोई घोस्ट लाइट। आखिर उस रोशनी का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए अब हमें अपनी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम का इंतजार था, जो अगली सुबह कोलकाता से सुंदरवन पहुंचने वाली थी। शायद वो लोग ही उस अजीब सी रोशनी का पता लगा पाए। मैं गांगुली को बुधवार तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एनजीटी वाली वो रहस्यमयी रोशनी जिसे हजारों लोग देवलोक की ज्योत कहते हैं, वो अचानक हमारी आंखों के सामने आई, अचानक गायब भी हो गई। हम इतना समझ चुके थे कि इस रोशनी के रहस्य का पता लगाना अकेले हमारे बस की बात नहीं। हमें जरूरत थी कुछ ऐसे शोधकर्ताओं की जो वैज्ञानिक उपकरणों के सहारे उस रोशनी का पता लगा सके। सुबह होते ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम सुंदरवन पहुंच गई और हम उनके साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। संजय और विक्रम इस तरह की पड़ताल में माहिर माने जाते हैं। ये अपने साथ कई मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे, जिनकी मदद से हम उस रहस्यमयी रोशनी की पड़ताल करने वाले थे। आज शायद सैकड़ों साल पुराना रहस्य सुलझने वाला था। थोड़ी देर में हम जंगल में वहां पहुंच गए जहां बीती रात हमें रहस्यमयी रोशनी दिखी थी। हमने वहीं से पड़ताल शुरू की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? जी सुहेल, मेरे पास एक डिवाइस है, स्कैनर है बोलते हैं इसको, और इसमें सैंपल्स लगे होते हैं। नीचे फ्रीक्वेंसीज पकड़ने के लिए इसमें सेंसर्स हैं। तो अगर माइनस इंफ्रारेड है, जमीन के नीचे कोई लाइन है ऐसी जो कि टेक्टोनिक लाइन हो या अर्थ की अपनी लाइन हो, जिस तरह का हम लोग हार्टमैन शूमन अलग अलग बोलते हैं, उस तरह की अगर इंफ्रारेड माइनस लाइन होगी, लाइन मतलब है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको की खोज के देखने की आवश्यकता है। तो वो ऐसी चीज़ क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिविटी भी पैदा कर सकती है। अच्छा जी, तो अब इस स्कैनर को लेके मैं चलूँगा
और मैं इसे जांचूंगा जहाँ भी ये पूरी तरह ओपन होता है, यानी वहाँ पे इंडिकेशन है कि मतलब ये इस तरह से है जब ये जी एकदम हाँ 180 डिग्री खुल जाए 180 डिग्री, हाँ। तो वहाँ पे माइनस इंफ्रारेड है। सबसे पहले हमें यह पता करना था कि इस इलाके में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। जहां भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां ये स्कैनर 180 डिग्री घूम जाएगा। कुछ देर बाद डिवाइस में हरकत होने लगी, यानी इसके नीचे कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि माइनस इंफ्रारेड लाइन भी हो सकती है, और जो है कुछ ऐसे तत्व या गड़ा हुआ या मे भी कुछ ऐसा हो जो कि नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, माइनस इंफ्रारेड को। नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। देखिए इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब साइंटिफिक चीज है। जी। मतलब जो इस मशीन की इस वक्त आप दशा देख रहे हैं, मतलब 180 पे जो खुल गया है, उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ मौजूद जी। यानी इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन इसका उस रोशनी से क्या नाता था? यहाँ पर कुछ गड़ा हो सकता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसका हमारी लाइट से, उस रोशनी से क्या ताल्लुक हो सकता है? रोशनी से ये हो सकता है, अगर ऐसी लाइंस है, जैसे कि हम लाइंस बोलते हैं, जैसे कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, माइनस IR है, ये होने से आपके कभी कभी दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है उस जगह स्पॉट पे आने पे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोकल फेनोमेना भी तैयार हो सकते हैं जो कि उस तरह की सिचुएशन माने उस लाइट की तरफ इंगित करते हो। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें संजय ने बताई हैं। पहली ये कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, और जो कुछ आपने अभी तक देखा होगा, जो गांव वालों की बातें सुनी होंगी, उसमें ये बात जरूर जाहिर हो रही थी कि कहीं ना कहीं डाइवर्जन जरूर है। जब वो अंदर जाते हैं तो बौखला जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, रास्ता नहीं, भ्रमित हो जाते हैं। और दूसरी उन्होंने कही कि उसकी वजह से कोई ना कोई लोकल फिनोमेनन पैदा हो सकता है, और वो लोकल फिनोमेनन यहाँ पर मौजूद है जिसकी हम बात करते आए हैं। तो इसको हम मतलब साइंटिफिकली कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर उस तरह की चीज हो सकती है। हमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन हो सकती है। अभी टेस्ट और भी हैं, और भी चीजें करके देखते हैं कि क्या मिल सकता है। आइए। अब इस जंगल की पहेली कुछ सुलझती नजर आ रही थी, लेकिन गांव वाले इस जगह को भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। अब इस बात की पड़ताल करनी थी। ये मेलमीटर है और इसका काम है कि ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरी एनर्जी अगर आके टकराए या इंटरफेयर करे, तो ये हमें विजुअल, जो कि यहाँ पे 4 लाइट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाइट्स हैं, और साउंड के जरिए हमें बताता है। अच्छा, ये 4 लाइट्स ये हैं, ये देखिए ये 4 लाइट्स हैं, और ये साउंड आने लगेगा। लेकिन मेल मीटर में कोई हरकत नहीं हुई, न लाइट जली और न किसी तरह की आवाज निकली। तो मतलब ये हो रहा है कि अभी तक हमने जितना भी किया जी, उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ भी यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है। नहीं, फिलहाल इस जगह पे ऐसी कोई भी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन हमारे साथ, या ऐसी कोई एनर्जी जो अपने आप हो ऐसा, जो कम्युनिकेट कर सके, अभी तक इस मेल मीटर में किसी ने नहीं। पूरी मतलब अभी तक जितना भी हमने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मेल मीटर के जरिए किया है, उसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उस तरह की कोई भी एनर्जी मौजूद नहीं है। यानी जंगल में जिस जगह रहस्यमयी रोशनी को देखा जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा तो है, लेकिन कोई अनजान शक्ति नहीं है जिसका दावा गांव वाले करते हैं। लेकिन रोशनी की पहेली अब तक अनसुलझी थी, जिसके लिए हमने एक नए डिवाइस की मदद ली। सबसे पहले मैं आपको इंफ्रारेड जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल बता रहा हूं कि किस तरह से होता है। आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मैं दिख रहा हूं, और साथ ही साथ मेरी एक प्रतिबिंब, मेरी एक रिफ्लेक्शन भी आपको उस मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और उस मोबाइल स्क्रीन को कनेक्ट किया गया है उस इंफ्रारेड डिवाइस से। तो जिस भी चीज़ में थोड़ी सी गर्मी होगी जो बाकी सबसे अलग होगी, तो उसका कलर अलग आएगा। जो चीज़ ठंडी होगी वो ब्लूइश टिंज में दिखाई देगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका हीट सिग्नेचर ऑरेंज, रेड उस तरह से दिखाई देगा। जो सबसे ज़्यादा तेज़ होगी वो वाइटिश हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको इस वक्त मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा स्क्रीन पे। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, सब में जिसमें भी थोड़ी बहुत गर्मी है वो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ही इस डिवाइस का उपयोग है, और इस डिवाइस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्वैम्प में, इसलिए क्योंकि यहाँ ज़मीन में पानी है, सब कुछ ठंडा ठंडा होता है। तो कोई भी अगर चीज़ ऐसी है जो हल्की सी भी गर्म है, जिसमें हरारत है, वो आपको इसमें दिखाई देगी।
रोशनी में गर्मी होती है। उम्मीद यही थी कि अगर वो रोशनी इस वक्त भी हमारे कहीं आसपास होगी तो वो इस इंफ्रारेड डिवाइस में जरूर दिखेगी। पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, जी, जिधर जी। भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो पेड़ है। वहां पर ये सब पेड़ों का थर्मल सिग्नेचर्स है। ये पेड़ हैं, ये पेड़ों की शाखाएं हैं, तो इसके अंदर हमको वो रोशनी तो दिख नहीं रही है जिसकी नहीं बात दिख हो रही है जो हमें साइंटिफिकली कंक्लूड कर सके कि कुछ अननेचुरल या कुछ ऐसे माने सुपर नेचुरल चीज है वो इस लाइट के इसमें दर्शा नहीं रहा है। नहीं वो रोशनी की जो बात हो रही थी कि वो दिखाई देती है, अब जाहिर है रोशनी है तो जरूर तो पकड़ उसके में आना अंदर कोई चाहिए। थर्मल सिग्नेचर जी, भी होगा। जी, जी। वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा। अभी हमारी तफ्तीश चल ही रही थी कि बाघ का आतंक एक बार फिर राह में रोड़ा बन गया। सर तो वो हमारा जो वो राजेश है ना, वो बता रहे हैं कि इस इलाके में कहीं टाइगर साइटिंग हुई है। वो रेंजर ने उसको बताया, तो निकलते हैं अभी जी, यहाँ जी, से, जी, प्लीज। जी। आ जाइए, छोड़िए, मत करिए इसको। चलिए, चलिए चलिए चलिए। हमारे साथ कई लोग थे और ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा सकता, लिहाजा हमें तुरंत जंगल छोड़ना पड़ा। कुछ मिस्ट्रीज, कुछ रहस्य जो होते हैं वो आपस में इतने उलझे हुए, इतने गुथे हुए होते हैं कि जब आप एक को सुलझाने चाहते हैं तो दूसरा उलझ जाता है। वैसा ही कुछ हो रहा है। मतलब हम यहाँ कोशिश कर रहे थे, उस जगह पर थे, उस स्पॉट पे थे जहाँ पर उस लाइट को देखने की बात होती रही है, और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अच्छी खासी चल रही थी कि तभी बाघ का डर जो है वो सामने आ गया। अब जाहिर है रोशनी का रिस्क लेने के लिए तो ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेकिन कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं है, तो बाघ का रिस्क हम नहीं ले सकते। वैसे भी अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे झुरमुट वाला समय हो चुका है, तो ऐसे में वापस जाने में भलाई है। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक कोशिश और करूँगा मैं, अगर सब कुछ ठीक रहा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक कोशिश मैं और करूँगा। एक बार रात में भी उस स्पॉट पे जाने की दोबारा कोशिश करेंगे, देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं। दिन की पड़ताल अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए फिर से रात में आना था। रात में हम फिर जंगल के लिए रवाना हुए। अंधेरे में वहां जाने के दो मकसद थे। पहला, दिन की अधूरी पड़ताल पूरी करनी थी। दूसरा, रात में उस रोशनी के दिखने के चांस बढ़ जाते हैं। गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ थे। अगर वो रोशनी एक बार और दिख जाती तो किसी नतीजे पर पहुंचना आसान हो जाता। रात में पड़ताल करनी थी, लिहाजा हम अपने साथ नाइट विजन वाले इक्विपमेंट्स लेकर आए थे। पहले थर्मल इमेजिंग से इंफ्रारेड रेडिएशन पकड़ेंगे, ठीक है। ये क्या क्या लेटेंट हीट ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। या उसका अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या आ रहा है रीडिंग, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी फ्लिकर है, इवन इफ मतलब ये 1 सेंटीमीटर है उससे कम भी हो, तो भी हमारे कैमरे में कैप्चर हो। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मल इमेजिंग से ही शुरू करेंगे, और उसके लिए मैं वही करूंगा कि मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, लाइट बंद कर देते हैं, कैमरा रोल रखेंगे और आप अपना इन्वेस्टिगेशन उसमें करिए। ठीक है, चलिए। ये देखिए, अब लाइट पूरी तरह से बंद हो गई है। सिर्फ इस कैमरे की, इस डिवाइस की लाइट में आपको एक एक चीज दिखाई दे रही है। अब पौधों का दिखाई दे रहा है, पीछे का पानी दिखाई दे रहा है, सरप्राइजिंग हो या जिससे हम कुछ हिसाब लगा सकें कि कहां पर क्या है। जी जी जी। थर्मल इमेजिंग डिवाइस में किसी तरह की रोशनी या उससे जुड़ी गर्मी नहीं दिखाई दी। दिन की पड़ताल की तरह ही सब सामान्य दिखा। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडर को काम पर लगाया। जी, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं एनर्जी फील्ड में, तो इसका जो मीटर है ये रिकॉर्ड करता है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एनर्जी है जो हम सेंस नहीं कर पाते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में है, जिसको फॉरेन एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये उसको मापता है कि कहीं पे भी अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं एक परमिसिबल लिमिट के बाहर, जो एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर है, विच मीन्स देयर इज सम एक्टिविटी विच वी शुड बी अवेयर ऑफ, जिसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिविटी जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, जो हमको नजर नहीं आ रहा है, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, करिए। घुप अंधेरे में इंसानी बस्ती से दूर
सुंदर वन के इन घने जंगल में हम उस रहस्यमयी रोशनी की तलाश कर रहे थे जिसे गांव वाले दैवीय रोशनी कहते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर मेहनत हो रही है इस वक्त। मतलब इस मौसम में, इस दलदल कीचड़ में और इस ख़तरनाक जंगल में इस तरह की मेहनत। लेकिन मतलब जो चीज़ खुद मैंने आँखों से देखी है उसको मैं झुटलाना नहीं चाहता। मैंने खुद आँखों से यहाँ पर वो चीज़ महसूस की थी। अब मशीन्स नहीं दिखा रही हैं तो मतलब देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो चीज़ मेरे कैमरे में कैद नहीं है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ और मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ पता लगे, बट देन सारे एफर्ट्स हमारे ऐसे ही जा रहे हैं। विक्रम और संजय लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी यंत्र में यहां किसी भी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी के निशान नहीं मिले। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें अब तक कुछ भी नहीं निकला है और मतलब अब यहाँ पर जो भी सेकंड बीतेगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरी टीम की जान खतरे में पड़ सकती है, हर किसी की जान यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है और ऐसा मैं चाह नहीं रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग में द्वंद चल रहा है कि मैं करूँ क्या मैं इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं अधूरा छोड़ दूँ, वो भी उस जगह पे जहाँ मैंने खुद वो चीज़ महसूस की है। कई घंटे कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर एक्सपर्ट्स की टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए। निर्धारित समय में हमने जो ये पूरा चीज़ देखा किया, इसमें हमें जो प्रूफ मिले वो कंक्लूसिव नहीं हो सकते क्योंकि इतने लोगों की इसके साथ में बिलीफ सिस्टम जुड़ी हुई है तो ज़रूर उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। मगर हमारे मशीन्स ने क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं कहा तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि इस समय ये मशीन्स शायद इनफ नहीं है ये नेचर को कैप्चर करने। वैसे भी कहा जाता है रहस्यमय लाइट है, आप इसके पीछे जाएं, ये पीछे जाएगी, आप खुद पीछे आपके पीछे आएगी। ये लुक से आपको प्रदर्शित कर सकें और दिखा सकें और बता सकें। मना करने के बावजूद हमने कोशिश जारी रखी, लेकिन बाघ के खतरे से साथ में आए गांव वालों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा कि तातड़ी चलिए नाले वो बोट छोड़ के चले जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी चलिए। जल्दी चल रहे हैं। अब हमारे सामने और कोई चारा नहीं था। अफसोस इस बात का था कि हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए थे। तो नेचर से कभी भी आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, कभी भी आप नेचर से टकरा नहीं सकते और शायद सुंदरबन ने यही साबित कर दिया है। हमें वो रोशनी दिखा के भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और जैसा किसी ने मुझसे कहा था इस जंगल में आते ही कि ये जंगल सबको हरा देता है। हर कोशिश के बावजूद मैं हार चुका हूँ। जंगल के ऊपर आसमान में हमें जो रोशनी दिखी थी वो कहां से निकली थी, फिर कहां गायब हो गई, इसका पता नहीं लगा पाए। अपने अनसुलझे सवालों के साथ हमने दिल्ली में कई जानकारों से बात की जिनके पास हमारे सवालों के कुछ वैज्ञानिक जवाब थे। जो भी वाटर लॉक्ड एरिया होता है उसमें एक्युमुलेशन होता है मीथेन का, जितना भी ये है या पैडी फील्ड है, सबसे ज़्यादा इसीलिए कहते हैं पैडी फील्ड रिलीज करता है बिल्कुल मीथेन। तो लंबे वक्त तक वाटर स्टेगनेशन के बाद मीथेन का एक्युमुलेशन होता है जो फिर रिलीज होता है और वो वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। वो इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान पहुंचाता है, ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करता है। तो मार्शी एरिया मीथेन प्रोड्यूस करता है, ये फैक्ट है, राइट। सो देयरफॉर वहाँ पे मीथेन होता होगा, लेकिन साइंटिफिक अभी इसका पहलू उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है। वैज्ञानिकों की बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन ये उस रहस्यमयी रोशनी की पहेली को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुंदरवन की 4 दिन की पड़ताल में इतना तो समझ में आ गया था कि जंगल में अनजान शक्ति का खौफ एक फसाना है। हो सकता है बाघ को ही उस अनजान शक्ति से जोड़कर देखा जाता हो, जो सुंदरवन की सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन उस रहस्यमयी रोशनी की पहेली हकीकत और फसाने के बीच उलझ कर रह गई। सुंदरवन में रहने वाले कहते हैं
वो रहस्यमय रोशनी और कुछ नहीं, देवलोक की ज्योत है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं वो रोशनी शायद कोई छलावा है, शायद कोई गैस है जो ज्योत के रूप में दिख जाती है। सच क्या है, इसका फैसला करना हमारे लिए भी मुश्किल है, इसलिए हमने जो देखा वो आपके सामने रख दिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।